हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे, लाइक आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। जब हर वीडियो में डिस्कस करते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, बैंक्स एनबीएफसी के केस में आरओई कैसे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली कैसे देखते हैं, प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू बुक रेशियोज का क्या सिग्निफिकेंस है, किस इंडस्ट्री में कौन सा देखते हैं, तो ये सारी चीजें। बट बिफोर स्टार्टिंग वीडियो डिस्क्लेमर डिस्कस करते हैं। दिस चैनल इज फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। Please do your own research or consult a qualified professional before making any decision. Let's continue. जो मैं कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा था, ये एक्चुअली मेरे पास काफी क्वेरीज आ रही थी कि लोगों को अब बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी तो हो रही है, जिस हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि आपको बिजनेस करता कैसे है, प्रॉफिट बनता कैसे है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए, उससे आपको ग्रिप आता है। बट बियॉन्ड दैट कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होते हैं, हम हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको उसका डेप्थ में कैसे काम करती है चीजें आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही प्रैक्टिकल, जिससे आपको पूरा ग्रिप आ जाएगा। एंड जब आपका फंडामेंटल्स में ग्रिप अच्छा होता है तो उससे इंपॉर्टेंस क्या होता है कि आपको किसी कंपनी में कन्विक्शन बढ़ जाता है, एंड यू कैन टेक कंसंट्रेटेड बिट्स रादर देन। आप क्या करोगे कि आप किसी भी कंपनी में सिग्निफिकेंट एलोकेशन नहीं लोगे, हमेशा डाइवर्सिफाइड रहोगे, ओवर डाइवर्सिफाइड जिसको मैं कहता हूं। जब आपका ग्रिप होगा कंपनी में, यू अंडरस्टैंड द कंपनी बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, तो आपको कन्विक्शन आता है अपनी थ्योरी पे, एंड ड्यूरिंग द बैड टाइम्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स एंड ऑल, आपका कन्विक्शन रहता है, एंड यू कैन ऐड दैट कंपनी मोर। ये सब चीजें रहती है। तो आज डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स वेरी थॉर हो जाएंगे। एंड ये मेरे को जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, आई हैव डिसाइडेड कि कोर्स बना रहा हूं मैं, जिसमें फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मार्केट्स में कैसे, जिसको कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है या जो इनटू द मार्केट्स है बट ग्रिप नहीं आ रहा फंडामेंटल से, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लाइक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड यूट्यूब पे मैंने मेंबर्स ओनली वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करें। सो जिसको आप ज्वाइन बटन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, एंड ये मेंबर्स ओनली वीडियोस है। इसमें दो लेवल है, लेवल 1 एंड लेवल 2। आई विल बी अपलोडिंग 4 वीडियोस अ मंथ, सो यू कैन एक्सेस इफ यू नीड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। इस एग्जांपल से आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग काफी ग्रिप आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो। आपके पास 10 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपए आपके पास, आपने 90 लाख बैंक से बोरो करे, लेट से पर्सनल लोन लिया। आपका टोटल कॉर्पस कितना हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट्स 1 करोड़, आपके 1 करोड़ आ गया। आपने उस 1 करोड़ पे लेट से 10% बनाया, एक साल में, एक साल इन्वेस्ट करा, 10% बनाया, तो 10 लाख रुपए बनाए 1 करोड़ रुपए पे। आपका प्रॉफिट कितना हो, 10%। दिस इज कॉल्ड आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेट से पैट हमारा 10 लाख है, आपने सारे टैक्सेस भरने के बाद 10 लाख रुपए कमाए, एंड टोटल एसेट्स कितने थे आपके, 1 करोड़। तो 1 करोड़ पे आपने 10 लाख कमाए, तो आरओए इज 10%, सिंपल। अब आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको मैं और भी समझाऊंगा सिंपल लैंग्वेज में। तो आप ये भी समझ सकते हो आरओई क्या होता है, कि आपका आज जो बिजनेस है उसके अंदर आप सब कुछ सेल कर दो, तो आपको जो पैसा मिलेगा दैट इज आवर इक्विटी, उस पे आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो साल का। दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। इन दिस केस आपने 10 लाख लगाया था, क्योंकि आपका वो इनिशियल कैपिटल था, एंड आपने उस 10 लाख पे कितना कमाया, 10 लाख, बिकॉज आपने 90 लाख बोरो करा, टोटल 1 करोड़ पे 10 लाख कमाया, बट अपना पैसा कितना था, 10 लाख। आपने 10 लाख पे 10 लाख कमा दिया, तो आर ओ ई इज 100%। सो अब आर ओ ई को फर्दर डिवाइड करते, आर ओ ए इंटू लेवरेज। इसका फॉर्मूला मैं भी आप दिखाऊंगा, बट बस आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो, तोड़ रहे हैं उसको। आर ओ ए हमारा 10% था, क्योंकि हमने 1 करोड़ पे 10 लाख रुपए कमाए, आर ओ ए इज 10%, इंटू लेवरेज। लेवरेज क्या होता है, आपका टोटल एसेट्स डिवाइड बाय इक्विटी। इस केस में एसेट्स कितने, 1 करोड़ के एसेट्स है हमारे टोटल, आपने कितने पैसे लगाए, 10 लाख। आप 10 टाइम्स लेवरेज हो, 10 लाख लगा के 1 करोड़ का पोजिशन बना लिया, तो 10 टाइम्स लेवरेज हो। इसलिए क्या हो रहा है कि आपने 10 टाइम्स बनाया 10% पे, तभी आपका आर ओ ई 100% आया। आपने जब अपने 10 लाख लगाए, बाकी 90 लाख बोरो करे, टोटल 1 करोड़ लगाया, 1 करोड़ पे 10% कमाया, लेकिन आपने 10 लाख लगा के 10 लाख कमाया, तो 100%। उस 100% का ब्रेक कैसे कर रहे हैं, आर ओ ए इंटू आर ओ इंटू लेवरेज। आर ओ ए 10% इंटू लेवरेज, 10 टाइम्स आपने उसमें पोजिशन ले रखी थी, तो आपका आर ओ ई 100% हो गया। बैंक के केस में आर ओ ई को हम ऐसे ब्रेक करते हैं, आर ओ इंटू लेवरेज। नॉर्मली हम ड्यू पॉइंट एनालिसिस डिस्कस करेंगे, बट इस एग्जांपल से आप ये समझ लो कि लेवरेज के केसेस में, क्योंकि बैंक्स एंड एनबीएफसी लेवरेज होती है, उनके केस में कैसे काम करते हैं चीज, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी काफी लोगों को नहीं है। लोग सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं कि आर ओ ई ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये नंबर्स कैसे मूव कर रहे हैं, या प्राइस टू बुक कितना होना चाहिए। बट ग्रिप ऑफ द फंडामेंटल्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक सो ये एग्जांपल से आप प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में भी लगाओ, तो आपको समझ आएगा लेवरेज काम कैसे करता है। तभी होम लोन के केसेस में, मतलब लाइक हाउसिंग एंड ऑल के केस में, जनरली क्या करते हैं लोग, डाउन पेमेंट देते हैं। लेट से आपने 10 लाख का डाउन पेमेंट दिया, 1 करोड़ का घर खरीदा, तो आपका 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो गई, आपने उस 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे 10% एप्रिसिएशन मिला,
तो आपको 1 करोड़ पे आपने 10% कमा लिया। तो लेकिन एक्चुअली आपने 10 लाख लगा के एक 10 लाख लगा के 10 लाख कमाया। सो आरओई 100% कैसे हो गया? क्योंकि आपने 10 लाख पे लेवरेज पोजीशन ले रखा था। सो दैट समथिंग हाउ थिंग्स वर्क, एंड अब आगे डिस्कस करते हैं। सो आरओई जो है, एज आई टोल्ड यू, कि अगर आप अपनी सारी चीजें बेच दो आज, तो उस पे आपको कितना उसके ऊपर आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो उस कैपिटल पे, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब आपका सारा एसेट माइनस सारे लाइबिलिटीज करके जो नेट आपका इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है। सो ये लैंग्वेज जिसको समझ नहीं आ रही, बहुत सिंपल तरीके से आपके किसी बिजनेस में सब एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो नेटवर्थ बनती है, उस पे आप साल का कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट इज आरओई। अब रिटर्न ऑन इक्विटी को फर्दर कैसे ब्रेक करते हैं? सो ड्यू पॉइंट एनालिसिस एक फॉर्मूला है। सो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर इनटू इक्विटी, दैट इज इक्विटी मल्टीप्लायर, दैट इज लेवरेज। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे होते हैं? आपका नेट इनकम बाय सेल्स, दैट इज आपने 1 करोड़ की सेल्स करी और आपने उस पर 10 करोड़ का प्रॉफिट करा, सो 10% के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन होगा, पैट मार्जिन। सो इसके फॉर्मूला आप देख सकते हो। सो नेट इनकम बाय सेल्स इज पैट मार्जिन। एसेट टर्नओवर क्या होता है कि आपने 1 करोड़ के एसेट पे कितनी सेल्स करी, 1 करोड़ लगा के आपने 2 करोड़ की सेल्स करी, तो आपका एसेट टर्नओवर 2 हो गया। मतलब इतना एसेट 1 करोड़ के लगा के आप कितनी सेल्स करो। देन इज इक्विटी मल्टीप्लायर इज लेवरेज ओनली, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। सो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, जो आपको फॉर्मुलाज दिख रहे हैं, नेट इनकम बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय सेल्स इनटू टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल एसेट्स बाय इक्विटी, सो आपको दिखेगा नेट नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी, दैट इज आरओई, मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज, और न्यूमरेटर में रहेगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो आपने इतना पैसा था और उस पर आपने इतना कमाया। इसको ब्रेक किस लिए करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस आपको बता रहा हूँ कि जनरली आपके लिवर्स क्या होते हैं कि आप कैसे आरओई को बढ़ा सकते हो। सो या तो आपके बिजनेस में मार्जिन अच्छे हो, या फिर आप एसेट टर्न, मतलब आप जल्दी जल्दी रोटेट करते हो। लेट्स से आप कोई लाइक आपका कोई किराने की शॉप है, सो लाइक जो ग्रोसरी शॉप एग्जांपल के लिए, सो आप उधर कुछ भी चीज बेच रहे हो, वो जल्दी जल्दी आप मतलब क्विकली आपने कुछ आटे का पैकेट बेचा, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं आशीर्वाद का आटा। सो आप फिर और मंगाओगे तो वो क्विकली शेल्फ से जा रहा है, तो उसमें एसेट टर्नओवर हाई होता है लेकिन मार्जिन कम होते हैं। तो लेवरेज का कॉन्सेप्ट जो आता है ना, जनरली लेवरेज प्रेफर करते हैं, लेवरेज कम हो, लेकिन बैंक्स एंड बिजनेस के केस में लेवरेज हाई होता है। सो जनरली आप बाकी बिजनेस में ये देख लो, मार्जिन्स एंड एसेट टर्नओवर। तो अब ये हो गया थ्योरी में। थोड़ा सा जिन लोगों को समझना है वो रिवाइंड करके एक बार आराम से समझ सकते हैं, बहुत सिंपल चीज है। एंड एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और क्लैरिटी होगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, सो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज हम सबको पता क्या है कि ईएमएस स्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। सो जितने भी लैपटॉप मोबाइल फोन्स अब इंडिया में बन रहे हैं एंड एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, शाओमी सैमसंग एंड ऑल के, वो डिक्सन बना रहा है। लोगो लोगो लगाता है लेकिन बैकएंड में डिक्सन काम कर रहा है। सो ये बिजनेस कैसा है? ये आरओई देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी जो डिक्सन का है 33% का है। सो दैट मीन्स अगर 100 रुपए की नेटवर्थ है डिक्सन की, उसमें 33 रुपीज हर साल कमा रहा है। सो जनरली एज्यूम करा जाता है कि 15 से 20% अबव आरओई कर रहे हो तो यू आर डूइंग गुड कंटिन्यूस बेसिस पे, नॉट समथिंग कि एक साल कर लिया। तो इस आरओई को ब्रेक करते हैं। 33% आया कैसा? सो नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो डिक्सन के केस में देखोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन थिन मार्जिन होते हैं, क्योंकि हाई वॉल्यूम गेम है। सो आप देखोगे कि किसी बिजनेस में रेयर बिजनेस होता है इसमें एसेट टर्नओवर भी हाई और मार्जिन भी हाई हो। जनरली जहां पे एसेट टर्नओवर हाई होता है, वहां मार्जिन कम होते हैं। एग्जांपल मैंने ग्रोसरी का दिया कि आप आटा बेच रहे हो, तो आटा बेचने में एसेट टर्न तो हाई होगा बट मार्जिन कम होगी। सिमिलर डिक्सन के केस में एसेट टर्न 3.27 है, विच इज हाई होता है। तो मतलब 100 रुपए लगा के आप 350 320 रुपए की सेल्स जनरेट कर रहे हो, लेकिन आप 100 रुपए लगा के 2.2 रुपीज का नेट प्रॉफिट कमा रहे हो। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर इंटू लेवरेज। सो डिक्सन का लेवरेज भी हाई है, तो लेवरेज जनरली कम होना चाहिए। सो इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आरओई मिलेगा। तो आरओई की मूविंग पार्ट्स है, आपको ये देखना पड़ता है कि किससे मूव कर रही है चीजें। जनरली प्रेफर करा जाता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हाई हो, एसेट टर्न भी हाई हो और लेवरेज कम हो, एंड आरओई इंक्रीज हो जाए, या फिर अगर अच्छा आरओई है तो कंसिस्टेंट रहे। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, केन्स टेक्नोलॉजीज। सो इसका मार्केट का 42,000 करोड़ का है। इसका बिजनेस मॉडल भी सबको पता है कि ये लोग भी ईएमएस स्पेस में सेमीकंडक्टर में एंटर कर रहे हैं, ये थोड़े क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो क्या होगा, जनरली आप क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाओगे, जो मैन्युफैक्चर करोगे, जो ज्यादा लोग नहीं बना पा रहे, तो आप उसमें हाई मार्जिन कमांड करोगे। सो अगर केन्स टेक्नोलॉजीज का मार्जिन देखोगे तो 11% का, डिक्सन का देखा था हमने 2% का। सो हाई मार्जिन है, लेकिन एसेट टर्न 0.69 है। सो एसेट टर्न में क्या होता है कि अगर आप ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स बना रहे हो तो उसका आप इतने ज्यादा पैसे नहीं बनाते, उसका डिमांड इतना ज्यादा नहीं होता, कम लोग लेते हैं, बट क्वालिटी मार्जिन हाई होता है आपके। लेकिन इनके केस में एसेट टर्न ज्यादा कम क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक्चुअली इन्होंने फंड रेज करा था, तो आपके वैसे ही एसेट बढ़ जाते हैं, एंड आरओई तभी 11% है। सो केन्स के केस के इसमें आपको वेरी एसेट जनरली आप नहीं देख सकते, आरओई 11% कम है। सो एक्चुअली किसी कंपनी ने अगर फंड रेज करा है रिसेंटली, तो आरओई वैसे ही कम हो जाए, क्योंकि आप देखो क्या होता है, आरओई क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपने अगर 1,000 करोड़ फंड रेज कर लिया, तो आपका वैसे ही डिनोमिनेटर जैसे बढ़ा, तो आपको आरओई कम हो जाएगा।
बट आप उस जो आपके पास पैसा है, आप इसको डिप्लॉय करोगे तो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, तो आरओई इंक्रीमेंटली बढ़ता जाएगा। वो चीज़ें इम्पैक्ट करती है, रादर देन जैसे आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को देखो, आपको सिग्निफिकेंस आना चाहिए, उसका एक्चुअल डेप्थ में ग्रिप क्या है। सो केन्स टेक्नोलॉजीज़ एक हाई मार्जिन बिज़नेस है, लेकिन उसका एसेट टर्न कम रहेगा क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एसेट टर्न हाई कर पाए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ एक लो मार्जिन बिज़नेस है, लेकिन उसमें हाई एसेट टर्न रहता है। जनरली कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो जिनमें दोनों हाई होते हैं, बट जो स्केलेबल नहीं होते। सो वो आपको ये सारे मूविंग पार्ट्स आपको अपने बिज़नेस में लगाओ, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो अब देखते हैं बैंक के केस में, जैसे मैं आपको समझा रहा था, आरओई इक्वल्स टू आरओए इनटू लेवरेज। सो आपने 1 करोड़ रुपए 10 लाख कमाया तो आरओए 10% हो गया, लेवरेज 10 टाइम्स हो गया, तो आरओई 100% हो गया। सो बैंक के केस में आरओई जो मैं आपको ये दिखा रहा था, आपने जो अभी फॉर्मूला देखा कि नेट प्रॉफिट मार्जिन टू एसेट टर्न इनटू इक्विटी, यही फॉर्मूला है। इसको क्या करा है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्न जो हो रहा है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको दिखेगा आर ओ ए ई आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन टू एसेट टर्न को अगर आप रिप्लेस कर दो इज इक्वल टू आर ओ ए ई, रिटर्न ऑन एसेट्स ओनली। सो ये आप खुद भी कर सकते हो, लाइक आराम से देखो, चीजों को समझ आएगा। इसको ऑल्सो आर ओ इंटू लेवरेज। सो फॉर्मूला वही है, उसको जस्ट रिप्रेजेंटिंग का वे अलग होता है। सो बैंक से किस में हम नेट प्रॉफिट मार्जिन एसेट टर्न नहीं देखते, आरओ इनटू लेवरेज देखते हैं, क्योंकि बैंक्स हाई लेवरेज बिजनेस होते हैं। बाकी बिजनेस में हम प्रेफर करते हैं लेवरेज कम हो, बट बैंक्स एनबीएफसी के केस में लेवरेज हाई रहता है, बिकॉज एज अ टोल्ड यू कि ये लोग इनका एसेट रिटर्न ऑन एसेट्स बैंक्स का 1 से 2% होता है, लेकिन ये 10 टाइम्स लेवरेज ले सकते हैं, 5 to 10 टाइम्स का। एनबीएफसी के केस में क्या होता है, आरओए हाई होता है, लेवरेज कम होता है। सो देखो दोनों, जैसे हमने देखा नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई लेकिन एसेट टर्न कम। सो मूविंग पार्ट्स है दोनों। ज्यादा स्केल और बिजनेस में आप दोनों हर चीज आप अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने वो कर लिया तो आइडल बिजनेस हो जाएगा, जो ऐसे बिजनेस होते नहीं है। अगर है तो फिर स्केलेबल नहीं होगा। तो बेस्ट केसेस होते हैं जहाँ पे आरओई हाई है, 30-40% का आरओई लेट्स से, एंड कंसिस्टेंटली चल रहा है, लेट्स से टाइटन। टाइटन एक हाई आरओई बिजनेस है, लेकिन सेल्स ग्रोथ नहीं है। सो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है, इट्स नॉट समथिंग कि आप एक चीज को सिग्निफाई करके बोल सकते हैं अच्छी चीज है। से एसबीएफसी फाइनेंस है, एक 12,000 करोड़ की कंपनी है, हम इसको काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर आप इसका केस देखोगे, यानी सारी एनबीएफसी ही हैं, तो एज अ टोल्ड यू आरओ इनटू लेवरेज, तो लाइक आरओए क्या, रिटर्न ऑन एसेट इज 4.4%। सो 100 रुपए लगा के 4.4 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहे हो आप। एसेट फोर, लाइक आपके 100 रुपए की एसेट्स है, उसमें 4.4 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपके उसमें लेवरेज कितना है, 2.4 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 का आरओई आ गया। एंड जनरली अप ट्रेंड में होना चाहिए, नॉट समथिंग कि आपको ये देखना है आरओई हमारा 12 तो गंदा है। ये नंबर अपवर्ड मूव करता है, क्योंकि बैंक इन्वेस्ट फंड रेज करते हैं, तो इनका आरओई कम दिखता है, क्योंकि आपका रिजर्व्स बढ़ गए, एंड वो आप पैसा लगाओगे तो इंक्रीमेंटली आपको आरओई इंप्रूव होता रहेगा। तो आप बजाज फाइनेंस के केस में देखोगे आरओई 4% है, रिटर्न ऑन एसेट सॉरी 4% है, लेवरेज 4 टाइम्स है। सो जो भी अच्छे पेडिग्री, जैसे बजाज ग्रुप की ये कंपनी है, तो इनको लेवरेज ज्यादा ले पाते हैं लोग। एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे एल एन टी फाइनेंस, ये इसका भी इसका 4 टाइम्स लेवरेज है। तो बैंक्स बैंक्स तो 10 टाइम्स लेवरेज तक जा सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी ज्यादा लेवरेज नहीं करती, क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। लेवरेज इज वेरी हाई रिस्क बिजनेस, एंड बैंक्स जनरली ज्यादा लेवरेज लेते हैं, क्योंकि उनका आरओए कम होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा। सो दोनों मूविंग पार्ट होते हैं। बेस्ट का सिनेरियो होता है हाई लेवरेज हाई आरओए, लेकिन लेवरेज से रिस्क आता है, सो आपको कंसिडर करना है। तो बजाज फाइनेंस का आरओई 20% का है, मुथूट फाइनेंस 20% आरओई। सो 20-25% आरओई इज रियली अ गुड नंबर, क्योंकि आप इतना जनरेट कर पा रहे हो उस बिजनेस से। एंड बैंक्स एनबीएफसी थोड़ा हाई हाई रिस्क बिजनेस होते हैं, क्योंकि वहां पे प्योर प्ले मनी का गेम है। पैसा किसी को सकते हैं, बट रिकवर नहीं होता। सिमिलरली अगर आप देखोगे बैंक से केस में देखोगे तो आरओए आपको 1 से 2% मिलेगा, कईयों को तो 0.5 भी यस बैंक का। सो आरओए कम होता है, लेकिन लेवरेज देखो 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 9 10 टाइम्स। सो लेवरेज रहता है, इसलिए आरओई देखोगे तो 14 17 18%। आईसीआईसी बैंक 18% आरओई जनरेट कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, आरओए 2% है, लेवरेज 8 टाइम्स है। सो बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स के केस में डिफरेंस ये होता है कि जो बैंक्स है वो आरओए कम रखते हैं, लेवरेज हाई रखते हैं। एनबीएफसीज है वो आरओए कम रखती हैं, लेकिन लेवरेज कम रखती हैं। ये क्यों है, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि आरओए जो होता है बैंक्स के केस में उनको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं आरबीआई से, कि वो हर जगह लैंड नहीं कर सकते। उनको कुछ लोन, जैसे एमएफआई में लोन देना है, माइक्रो फाइनेंस में, रूरल में इतना % लोन देना है, आपको डिपॉजिट्स है तो आपको इतना पैसा हमेशा मेंटेन रखना है, क्या एसएलआर कैश रिजर्व्स रेशियोज मेंटेन रखने पड़ते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी रखनी पड़ती है। सो बैंक्स आर रेगुलेटरी बाउंड। सो इतना ज्यादा वो एसेट पे रिटर्न्स नहीं कमा सकते, एंड उनको थोड़ा कंट्रोल रिस्क में चलना पड़ता है, तो इसलिए वो लेवरेज ले सकते हैं, उनके वो चॉइस होती है। एनबीएफसी ऑन द अदर हैंड पूरा पूरा अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो 80-90% हाउसिंग लोन कर सकती है, एंड उसमें भी लाइक एसेट बैक ना करो तो आपको लाइक नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाई मिलता है, जो स्प्रेड्स कहते हैं। सो डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, लेकिन
एनबीएफसीज को प्राइस टू बुक भी इसलिए हाई मिलता है क्योंकि वो ज्यादा तेज ग्रो कर सकते हैं, ज्यादा लाइक आरओई जनरेट कर सकते हैं। दैट समथिंग टू अज्यूम, बिकॉज ऐसे आप जनरल केस मत मानो, जनरली मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूडिंग सर्टेन केसेस, बहुत ही सुपरफिशियल वे से बता रहा हूं आपको कि एनबीएफसी फास्टर ग्रो करती है, थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न वाइज भी तभी उनको प्राइस टू बुक ज्यादा मिलता है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा आपको, बिकॉज मैं रीआइटरेट कर रहा हूं मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो अगर आप देखोगे एसबीएफसी का प्राइस टू बुक 3.6 का है। बैंक्स को जनरली प्राइस टू बुक कम मिलता है, बैंक्स को देखोगे तो 2 से 4%, 2 से 4 का प्राइस टू बुक मिलता है। एनबीएफसी 3 से लेकर 7-8 टाइम्स तक जाते हैं, बट डिपेंडिंग आपका बुक क्वालिटी कैसा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं, ग्रोथ रेट कैसा है, किस पेरेंट ग्रुप के आप एनबीएफसी हो, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। अब बजाज फाइनेंस का देखोगे प्राइस टू बुक 10 टाइम्स भी होता था कभी कभी, अभी तो ये डी रेट हुआ है आई वुड से, क्योंकि ये ग्रो नहीं कर पा रहे, बट इनके एसेट क्वालिटी अच्छा है आज भी, एंड टॉप नॉच पेडिग्री के बैंक लाइक एनबीएफसी, तभी इनको प्राइस टू ज्यादा मिलता है। तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। सो ग्रुप फाइनेंस एक ऐसी एनबीएफसी थी जिसको बहुत साल मार्केट ने लाइक 8, 9, 10 का प्राइस टू बुक रखा था, बिकॉज वो कंसिस्टेंटली 20, 25, 30% से ग्रो कर पा रहे थे एंड एसेट क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे थे। लेटर ऑन वो सेल हो गया, बट अगर आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म से ग्रो कर पा रहे हो तो आपको प्राइस टू बुक ज्यादा मिलता है। सो प्राइस टू बुक एंड प्राइस टू इक्विटी के बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। सो जनरली ये सारे इंडस्ट्री वाइज कंपेयर होते हैं। जैसे अगर आप बैंक्स कंपेयर करो तो पीयर टू पीयर बैंक से केस में बैंक्स कंपेयर करोगे, एनबीएफसी केस में सारी एनबीएफसी का कंपेयर करोगे, एंड उसमें भी स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस अलग होगा, माइक्रो फाइनेंस अलग होगा, सारी माइक्रो फाइनेंस के साथ, क्योंकि आपको लाइक टू लाइक कंपैरिजन करना है। इट्स नॉट समथिंग कि ये अच्छा ये बुरा है। मैं बहुत ब्रॉडर सेंस से बता रहा हूँ कि 3 से 8, 9 का प्राइस टू बुक मिलता है एनबीएफसी में, बैंक से केस में 2 से 4 का। एंड यू अंडरस्टैंड कि जो एनबीएफसी से ज्यादा प्राइस टू बुक कमांड करती है वो ज्यादा रिस्क ले सकती है, हाई आरओई होता है, एंड लेवरेज भी जो बड़े ग्रुप्स के एनबीएफसी है वो ज्यादा लेती हैं, तो आरओई अल्टीमेटली बॉयज ऑन के आरओई बढ़ाते जाओ। सो दैट समथिंग एनबीएफसी का मॉडल, एंड बैंक से केस में वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, उनको रिस्ट्रिक्शंस होता है। एंड प्राइस टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो जनरली इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री। कोई कंपनी निफ्टी में तो उसको ज्यादा प्राइस टू अर्निंग मिलेगा, एंड देन कोई कंपनी इन टर्म्स ऑफ फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग है तो उसको भी ज्यादा कैश वो मिलता है, पीई। कोई सिक्लिकल बिजनेस में, स्टील मेटल के बिजनेस में तो उसको पीई कम मिलता है। सो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, बट जनरली एफएमसीजी कंपनी जिसकी अर्निंग प्रिडिक्टेबल है, लॉन्ग टर्म तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो किसी की अर्निंग, उसको पीई रेशियो ज्यादा मिलता है। सो पीई री रेटिंग डी रेटिंग का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा, प्राइस टू बुक का भी सेम होता है, री रेटिंग डी रेटिंग। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि प्राइस टू बुक एनबीएफसी बैंक के केस में देखते हैं क्यों है रादर देन पीई, क्योंकि बैंक्स एंड एनबीएफसी के केस में जो बुक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं, या फिर आप समझ लो कि जो बाकी केस में से नॉर्मल कंपनी है उसके केस में क्या होगा कि बुक वैल्यू इज नथिंग बट इक्विटी, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो बाकी केस में क्या होता है कि एसेट माइनस लायबिलिटी करके लेट से आपके पास कुछ आपका ऑफिस की बिल्डिंग एंड ऑल है, सो वो आपकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, कि उसकी नेटवर्थ 1 करोड़ है तो आपके उसमें वो दिख रहा है। लेकिन बैंक्स एंड इन्वेस्ट केस में जो नेटवर्थ होती है वो एक्चुअल कैश होती है रादर देन कोई फिजिकल एसेट या अदर थिंग। तो इसलिए हम पैसे को कंपेयर करें तो 1 रुपए की बुक वैल्यू के लिए हम कितना प्राइस दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक्चुअली बुक वैल्यू इज मनी। बाकी केसेस में मनी नहीं होता, बाकी केस में अदर हो सकता है, प्लांट मशीनरी आपका एसेट, मतलब नेट में जो एसेट बेटा, एसेट माइनस लायबिलिटी करके नेट वर्थ आती है, वो बहुत चीजें हो सकती है, बट बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स में एक्चुअल मनी है। सो ये बहुत कॉन्सेप्ट्स आई थिंक सो मैंने काफी डेप्थ में समझाया कि आपको आरओई को ब्रेक करके कि ड्यू पॉइंट के हिसाब से, देन बैंक के केस में आरओई इनटू लेवरेज को देखते हैं, अदर केस में नेट प्रॉफिट मार्जिन टू एसेट टर्नओवर इनटू लेवरेज को देखते हैं। जनरली लेवरेज बाकी बिजनेस में प्रेफर करते हैं कम रहे एंड बाकी मार्जिन हाई हो, एसेट टर्नओवर हाई हो। लेकिन बैंक्स एंड केस में देखोगे तो लेवरेज पे ज्यादा बिजनेस होता है, तो लेवरेज इज अ रिस्की बिजनेस। आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 10 लाख लगा के आपने 90 लाख बोरो करा, 1 करोड़ की पोजीशन बनाई, 1 करोड़ पे आप 10% कमा रहे हो, तो आपको 100% आरओई आ रहा है। लेकिन रिस्क क्या है इसमें कि आपका पूरा पैसा साफ हो सकता है, 1 करोड़ रुपए का 10% का लॉस हुआ, 10 लाख का लॉस हुआ तो आपका कैपिटल जीरो, यू आर वाइप्ड आउट। सो ये रिस्क भी होते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट का आई थिंक सो यू गॉट अ क्लैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एंड मैं अपने कोर्स में डेडिकेटली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग सो दैट यू कैन गेट अ क्लैरिटी। सो आई एम प्लानिंग अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चंस, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। थैंक यू।